नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां हाथियों का आतंक सिर चढ़ करके बोल रहा है। आए दिन रिहायशी इलाकों में घुसकर हाथी किसी न किसी की जान ले रहे हैं। हालांकि हाथी की संख्या के लिहाज से टॉप राज्यों में छत्तीसगढ़ में हाथी सबसे कम है, जबकि कर्नाटक में सबसे ज्यादा हाथी हैं। लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि कर्नाटक में हाथियों से होने वाला जानमाल का नुकसान सबसे कम है, जबकि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा। आज चर्चा इसी मसले पर कि छत्तीसगढ़ में हाथी कम है, फिर भी नुकसान ज्यादा क्यों है। हाथियों को लेकर कर्नाटक मॉडल अपनाने की क्या वाकई में जरूरत आ चुकी है। हाथियों की समस्या को लेकर जिम्मेदार आखिर कितने गंभीर हैं। सिर्फ मुआवजा देने भर से समस्या का समाधान हो जाएगा क्या। हाथियों के लिए कॉरिडोर का काम आखिर कब पूरा होगा। और ऐसे ही कई और सवाल हैं जिनका जवाब हम तलाशेंगे। साथ में हमारे खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल होगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के बाद अगर लोगों के मन में किसी बात का खौफ है तो वो है गजराजों का आतंक, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जंगलों से बाहर रिहायशी इलाकों में हाथियों का आ धमकना बिल्कुल आम बात है। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ सालों में हाथियों का उत्पात काफी बढ़ गया है। आंकड़ों पर गौर करें तो देश के हाथी प्रभावित 10 राज्यों में सबसे कम हाथी छत्तीसगढ़ में है, लेकिन हाथियों की संख्या की तुलना में छत्तीसगढ़ में जनहानि सबसे ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में 247 हाथी हैं, लेकिन 3 साल में हाथियों की वजह से 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि कर्नाटक में 6000 से ज्यादा हाथी हैं, लेकिन 3 साल में कर्नाटक में सिर्फ 69 लोगों की मौत हुई। 4 साल पहले छत्तीसगढ़ में हाथियों का उत्पात 11 वन मंडल तक सीमित था, लेकिन अब हाथियों का उत्पात बढ़कर 17 वन मंडलों तक पहुंच गया है। देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां छत्तीसगढ़ से ज्यादा हाथी है, लेकिन वहां जान माल का नुकसान छत्तीसगढ़ की तरह नहीं है। आगे बढ़ने से पहले छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में हाथियों की संख्या पर नजर डाल लेते हैं, फिर बात नुकसान की करेंगे। तो जानकारी के मुताबिक कर्नाटक में 6049, केरल में 5706, असम में 5719, तमिलनाडु में 2761, ओडिशा में 1976 और छत्तीसगढ़ में 247 हाथी हैं। ये तो बात हुई हाथियों की संख्या की। अब जानते हैं कि किस राज्य में हाथियों की वजह से जनहानि के कितने मामले सामने आए। तो जानकारी के मुताबिक कर्नाटक में 2021-22 में 23 तो 2022-23 में 17 जनहानि के मामले सामने आए। इसी तरह केरल में 2021-22 में 20, 2022-23 में 25, असम में 2021-22 में 91, 2022-23 में 63 और छत्तीसगढ़ में 2021-22 में जनहानि के 65 तो 2022-23 में 70 मामले सामने आए। तो आंकड़े बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में हाथियों की कम संख्या के बावजूद नुकसान का आंकड़ा सबसे ज्यादा है, वो भी तब जब प्रदेश में हाथियों के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के दावे किए जाते रहे हैं। लेकिन स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है। टीम न्यूज स्टेट। अब सवाल तो ये है कि हाथियों के प्रभाव को इलाकों में कम करने के लिए बहुत सारा इंतजाम किए जाते हैं और बहुत सारी तकनीकों का इस्तेमाल भी किया गया है। काफी मोटा पैसा भी इसमें खर्च किया गया, लेकिन सबके बावजूद भी लगातार हाथी और मानव द्वंद्व देखने को मिलता है और इसी को लेकर के सवाल भी कई उठते हैं। लेकिन इन सवालों की तरफ आगे जाएं, लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट प्रथमेश मिश्रा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता राजीव चक्रवर्ती जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता वंदना राजपूत जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत वंदना राजपूत जी आपसे ही सवाल, क्योंकि सरकार आपकी है और सभी की निगाहें आपके ऊपर हो, भरोसा भी आपके ऊपर है कि ये सरकार जो है जल्द से जल्द इस मसले को कुछ ना कुछ इस पर निर्णायक भूमिका इस पर बनाएगी। लेकिन सवाल तो यह है कि इतने समय से सरकार है, सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है। हाथियों की वजह से जो लगातार मानव को नुकसान पहुंच रहा है, फसलों को नुकसान पहुंचता है, और वहीं कई बार हम तस्वीरें भी देखते हैं जब करंट लगा करके तार बिछा करके हाथियों को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब इस टकराव की स्थिति को रोकने के लिए क्या और किया जा रहा है, क्या कोशिश की जा रही है, प्लानिंग क्या है सरकार की? देखिए, राज्य सरकार जब 2019 में मुख्यमंत्री जी ने साफ जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्होंने बहुत ही अच्छी एक बात की है कि जो लेमरू प्रोजेक्ट है उसका जो वर्ग किलोमीटर है 1995 वर्ग किलोमीटर को जो दायरा है उसको बढ़ाया गया था। पूर्ववर्ती रमन सिंह सरकार के समय जो ये दायरा था वो 452 वर्ग किलोमीटर का था, लेकिन
अगर हम शुरू से अगर स्थिति से बात करते हैं, अगर हाथी की बात आती है तो हाथी की बात में जाहिर सी बात है, ये वाकई में एक चिंता का भी विषय है कि लगातार किस हिसाब से हाथियों का जो हम यहाँ पर उग्र उनका जो 3 साल के अंदर 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वंदना राजपूत जी, ये दायरा बढ़ने के बावजूद भी ये जो लोगों आम लोगों की मौत की जो जानकारी है, जो खबरें सामने आती है ना, दिल को बड़ा दर्द पहुंचता है। और उन लोगों से पूछिए, उन परिवारों से पूछिए जिन्होंने अपनों को खोया है। बिल्कुल जी जी, बिल्कुल तकलीफ होती है, और वो वही लोग समझते हैं जो अपनों को खोते हैं। अब जो रही बात राज्य सरकार, तो राज्य सरकार लगातार इस पर काम कर रही है। जिस क्षेत्र में हाथी रहता है तो वहां पर जो वन अधिकारी के जो आला अफसर है, उस क्षेत्र में जा करके लगातार उन लोग ड्यूटी करते हैं, और जिस क्षेत्र में गांव में जाते हैं हाथी तो उनको आगाह किया जाता है गांव वालों को कि भैया इस क्षेत्र में भी हाथी का आया हुआ है, आप लोग बाहर जब तक आवश्यक ना हो। वंदना जी, बहुत पुरानी तकनीक हो गई। हम ये बात कर रहे हैं कि जो नई टेक्निक है, कॉलर आईडी के बारे में जिक्र किया था। कॉलर आईडी के जरिए जो है हाथियों की लोकेशन, उनकी मूवमेंट कहाँ हो रही है, ये पहचान करके आगे आने वाले गांव में किस तरफ वो जा रहे हैं, उसकी लोकेशन ट्रेस करके बता दिया जाता था और लोगों को सजग कर दिया जाता था। बिल्कुल, कॉलर आईडी अभी जो उनका एक समाधान देख रहे हैं, उसमें से अभी भी जो 2-3 हाथी पर एक कॉलर आईडी लगा हुआ है। हाथी अगर जिस क्षेत्र में जाता है उनकी पूर्व ही सूचना मिल जाती है वन ऑफिसर लोग को, और इस सूचना के आधार पर उन लोग गांव वालों को आगाह करते हैं। लेकिन किसी न किसी कारण से जो ये हाथी है फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, घर को नुकसान पहुंचा रहा है, यहाँ तक के आप देखेंगे कि यहाँ पर कई लोगों को हाथी के द्वारा कुचला जा रहा है और हाथियों के द्वारा अटैक किया जा रहा है। ये चिंता का विषय, ये राज्य सरकार मानती है और राज्य सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। और रही बात, आप देखेंगे जो लेमरू प्रोजेक्ट अपने सेंट्रल गवर्नमेंट से हमने अनुमति मांगा है, लेकिन अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई अनुमति हमको नहीं मिला है। इसलिए जिस तेजी से विकास होना चाहिए इस हाथियों के कार्य के लिए, वो उस तेजी से कार्य नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमेशा छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार किया है, और जहां जहां पर कांग्रेस सरकार है वहां पर हमेशा सौतेला व्यवहार करती है। उनको तो आप देखेंगे कि पर्यावरण का जो कानून होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल भी छत्तीसगढ़ राज्य को यहाँ पर कंपनी नहीं दे रही है। और आप देखेंगे कि अगर हम माइनिंग की बात करते हैं, उत्खनन की बात करते हैं, तो आपको बहुत एक अच्छी चीज बता रही हूँ मैं कि अगर हम बात करते हैं, मोदी जी 2014 में आए, 2014 में आने के बाद क्या हुआ है, जो हसदेव है वहां पर जो उत्खनन कार्य हुआ, व्यावसायिक उत्खनन, उससे पहले नहीं होता था। और आप देखेंगे जो पूर्वती जो सेंट्रल गवर्नमेंट, आप ये कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी परमिशन दी है, जो खनन हो रहा है उसकी परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है। चलिए मैं एक जरा जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूं, राजीव चक्रवर्ती से जरा जल्दी से जवाब ले लेता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ते हुए प्रथमेश जी को जोड़ूंगा, समझूंगा कि असल मायने में ये ऐसी द्वंद्व की स्थिति क्यों बन रही है। लेकिन जरा जल्दी से एक रिएक्शन राजीव जी, वो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो आज प्राकृतिक रूप से जो स्थितियां बन रही हैं, टकराव के जो हालात बन गए हैं ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ना मिलने की वजह से हैं। दूसरी तरफ आप जो अवैध माइनिंग है या माइनिंग्स को लेकर के आप परमिशन दे देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, तो ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? जी देखिए, जो वंदना जी कह रही थी, तो अभी तो हालात ऐसे हैं कि राहुल गांधी जी को भी अगर बुखार आ जाए तो बोलेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से बुखार आ गया, और ये गैर राजनीतिक बात कर रही है। ये पूरी तरह से प्राकृतिक और प्रबंधन की बात है, जिसमें कांग्रेस सरकार फेल हो गई है। लेमरू प्रोजेक्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार फंड दे रही है। वंदना जी थोड़ी अपनी जानकारी दुरुस्त कर लें। और जो क्षेत्र था हाथी प्रभावित हो बढ़ता जा रहा है, दरअसल इसके कारण हम मनुष्य हैं। लेकिन आज यदि ये द्वंद्व हो रहा है और हाथियों की मृत्यु हो रही है और मनुष्यों की भी मृत्यु हो रही, इसका कारण है कुप्रबंध। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से कुप्रबंध किया है, वन विभाग के अधिकारी हाथियों की तरह मोटे होते जा रहे हैं। हाथियों के बिहाफ में जो फंड आ रहा है तो वो मोटे होते जा रहे हैं। कांग्रेस अधिकारियों के ऊपर क्यों डाल रहे हैं? वही अधिकारी आपके समय में भी थे, अधिकारी तो वही है ना। हमारे समय में शुभेंदु जी बदल गए अधिकारी होती थी। हमारे समय जो प्रयास हुए वो प्रयास आज नहीं हो रहे। हमने कुंभी हाथी को लाया, जो नहीं तो अधिकारी तो वही है ना सर। अधिकारियों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? आप ये बताइए ना कि मैनेजमेंट के अंदर कहीं दिक्कत है तो वो बताइए। के ऊपर ये दबाव है कि हाथी के ब्याप में, कैंपा प्रोजेक्ट के ब्याप में हमारी जेबें भारी करो। गांव वालों की कोई चिंता नहीं है, वो आदी हैं। हाथियों को कोई चिंता नहीं है, वो धान खा लेंगे। अच्छा राजीव जी, ये अभी जो सत्ता परिवर्तन हुआ ये तो अभी 4 साल हुए ना। उससे पहले तो आपकी सरकार थी ना 15 साल तक, तब भी यही होता था कि जेब भर दीजिए, भारी कर दीजिए। हमारे सरकार में द्वंद्व का रेशियो देख लीजिए शुभेंदु जी। मैं तो कह रहा हूँ ना, ये पूरी तरह से ये राजनीतिक बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी
राजनीतिक है। ये हम मनुष्य हैं जो हाथियों का जो प्रोजेक्ट, जो जंगल थे हम उसको छीन रहे हैं। हम मनुष्य खेत बनाने के लिए जंगलों, हाथी की जगह हमारा प्रवास बढ़ रहा है, तो हाथी भी अपना प्रवास बढ़ा रहे। लेकिन जहां तक आज इस बहस का मुद्दा है कि कर्नाटका में इतनी हमसे 5 गुना हाथी ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है, लेकिन वहां द्वंद नहीं है। लेकिन यहाँ पर सर मेरा तो सवाल ये भी है कि द्वंद ये अभी से शुरू नहीं हुए हैं, पहले भी द्वंद होते आ रहे हैं। हम उसको रोकने के लिए पहले भी क्यों प्रयास नहीं कर पा रहे थे? आज बढ़ गया है क्योंकि हाथी का भोजन और जो वो द्वंद रोकने के लिए जो प्रयोजन थे, वो पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, माननीय मंत्री जी, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। सर बहुत बड़ा आरोप है, बिल्कुल मैं कायम हूँ। हाथी के नाम पर मनुष्य अपनी स्वार्थ पूर्ति कर रहे हैं और अपने स्वास्थ्य की पूर्ति कर रहे हैं, और उसमें काम नहीं हो रहा है। हमारे समय जो प्रयास होते कुनबी हाथी लाने का, कॉलर आईडी लगाने का, हाथी के कॉरिडोर बढ़ाने का, वो प्रयास अभी नहीं हो रहे हैं। और आप कह तो रही है वंदना जी, लेमरू प्रोजेक्ट को बढ़ा करके आपने जितना उसका दायरा किया था, उसको दायरे को बढ़ा दिया, उन्होंने बढ़ा दिया, लेकिन काम नहीं हो रहा है। कागजों में बढ़ाया गया बिंदु जी, कागजों में बढ़ाया गया, लेकिन ग्राउंड जीरो पर कोई काम नहीं हो रहा है, शून्य है। ठीक है जी, जो आपने बड़ा आरोप लगाया मैं उसका जरा जवाब भी लूंगा वंदना जी से, लेकिन उससे पहले जरा प्रथमेश जी मैं आपको जोड़ लेता हूं इसमें। सर ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अक्सर ऐसे मामलों पर राजनीति होने लगती है, जबकि ऐसे मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रथमेश जी, कई बार हम ऐसा डिस्कस कर चुके हैं कि कई लोगों की हाथियों की वजह से मौत हो चुकी है, और कई बार हाथियों को भी इसका भुगतान करना पड़ता है, उनको भी करंट लगा करके तार बिछा करके उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। ऐसी कई तस्वीरें और कई बार खबरें हमने दिखा चुके हैं। लेकिन इसको रोकने के लिए अभी हमें क्या करने की जरूरत है, और सबसे बड़ी कमी क्या नजर आती है? सरकार चाहे कोई भी हो, सबसे बड़ी कमी क्या है? नमस्कार, मैं 2 बातें कहूंगा। एक तो ये कि जो राजनीतिक बयानबाजी है, ये इधर बैठ जाएंगे, वो उधर बैठ जाएंगे। सत्ता में जो वंदना जी बोल रही हैं, कल वो बोलेंगे, आज वो बोल रहे हैं तो वो कल वो बोलेंगे। ये हमेशा से होते आया है, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। जब तक कि नीतिगत फैसले सही ढंग से नहीं लिए जाते, अपना स्वार्थ छोड़कर, पॉलिटिकल एजेंडा छोड़कर हाथियों, पर्यावरण और जनता के बारे में अगर सोचा जाए तो वो नीतिगत फैसले होते हैं। यहाँ तक हसदेव में खनन की अनुमति की बात है, बार बार हम लोगों द्वारा यह बोला गया है, और यह खुद राज्य सरकार भी जानती है कि केंद्र सरकार ने तो आवंटन किया है कोल ब्लॉक का, अंतिम वन स्वीकृति राज्य सरकार ही देती है, राज्य सरकार का वन विभाग ही देता है। अगर वो नहीं देगा तो खनन नहीं होगा। ये भूपेश बघेल जी भी जानते हैं, और हर कांग्रेसी भी जानता है, और भाजपाई भी जानता है। उसके बावजूद ये इसकी टोपी उसके सर, उसके ऊपर आरोप लगाते हैं, वो इनके ऊपर आरोप लगाते हैं। अंतिम वन स्वीकृति जो देने का है वो राज्य सरकार का मामला है, एक बात। और कोल ब्लॉक के लिए हम बार बार कहते आए हैं कि कोल ब्लॉक जो है वो हाथियों के कॉरिडोर में है, आने जाने के रास्ते में है। तारा कोल ब्लॉक की अभी नीलामी होने वाली है, ठीक है, वो रास्ते में है कॉरिडोर के। परसा कोल ब्लॉक वो कॉरिडोर में लेमरू से लगा हुआ है। लेमरू हाथी प्रोजेक्ट के किनारे अगर आप कोल ब्लॉक रखेंगे तो हाथी कैसे उसमें सर्वाइव कर पाएंगे? ठीक है, आपको कोल ब्लॉक को बंद करना पड़ेगा पूरी तरह से। लेकिन ये कैसे होगा? ये तो आपने बहुत बड़ा सॉल्यूशन दिया है, लेकिन सर इसको पूरा कैसे कर पाएंगे? वंदना जी, क्या जो खनन हो रहा है उसको रोक सकते हैं? जी, खनन की अगर बात आती है तो वही बात मैं उस समय भी बोल रही थी कि जो अभी जो 2014 में जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, इससे पहले व्यावसायिक उत्खनन नहीं होता था, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं व्यावसायिक उत्खनन प्रारंभ हुआ है। और जो पूर्व पर्यावरण केंद्रीय मंत्री जी का एक रिएक्शन भी था, वो ये कह रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार ने दिया है, जो प्रपोजल दिया है, अगर उस पर एक्सेप्टेंस राज्य सरकार का नहीं होगा तो कैसे अप्रूवल मिल जाएगा? और दूसरा, अगर आप अप्रूवल दे भी रहे हैं तो रॉयल्टी भी तो आपको मिल रही है ना उसकी। देखिए, आप अगर बात करते हैं, अगर बहुत अच्छा सुझाव है, इस सुझाव पर वाकई में अमल करने की जरूरत है, और इस सब पर हमारे जो विशेषज्ञ हैं इस पर बात भी कर रहे हैं। और रही बात जैसे उत्खनन की बंद करने की बात, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करते हैं, एक नजर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी तो देखिए कि इनकी मंशा क्या कहती है। और दूसरी बात, राजीव जी बोल रहे थे भ्रष्टाचार, तो आप पूर्ववर्ती रमन सिंह सरकार के समय सिर्फ 452 वर्ग किलोमीटर था, और
452 वर्ग किलोमीटर में आप 15 साल की गवर्नमेंट में आधा अधूरा कार्य किए, और उसके लिए आपको कितना करोड़ मिला था? 64 करोड़ मिला था। ये 64 करोड़ कौन से भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया राजीव जी? और दूसरी बात, सबसे बड़ा अगर राशि की बात करते हैं तो जो 2017 और 18 में 1307 लाख खर्च किए हैं। इसके बाद भी तो यहाँ पर देखेंगे जो हाथी का द्वंद है वो जैसे के तैसे ही रहा है। अगर पहले ही आप इस चीज को कंट्रोल कर पाते तो इसकी जो क्षेत्र है, इसकी दायरा इतना अधिक नहीं बढ़ पाता, क्योंकि पहले के समय उड़ीसा और झारखंड के माध्यम से हाथी का आना जाना लगा रहता था। लेकिन कुछ समय में हाथियों ने क्या किया कि छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में उन्होंने अपना डेरा डाल लिया। अगर उसी समय में आप लोग कंट्रोल किए रहते तो आज ये स्थिति नहीं रहती। और रही बात हाथियों की संख्या की, तो जाहिर सी बात है कि जब संख्या हाथी पहले कम थी, अब हाथियों की संख्या भी बढ़ रही है, और हाथी की संख्या बढ़ रही तो उसकी जो सीमा है वो भी बढ़ेगी, और जो जिला है वो भी वंदना जी उस लिहाज से नहीं बढ़ पाई है। यही तो दुखद बात है। अगर कर्नाटक, आप तमिलनाडु से, आप असम से ये तुलना कर लीजिए तो छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत कम हाथी बचे हैं। लगभग 250-300 के आसपास ही हाथियों की संख्या है, लेकिन उसके बावजूद जो हाथियों और मानव के बीच का द्वंद्व है ये बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। यही तो सवाल भी है ना। राजीव जी जरा जल्दी से जवाब दीजिए। एक सवाल वंदना जी ने उठाया है कि आपकी सरकार के समय में जब उस द्वंद्व को रोका नहीं गया था, लगातार जो हाथियों का दायरा है वो बढ़ता चला गया शहरी इलाकों में, रिहायशी इलाकों में, तो उसको रोकने के लिए अगर तब प्रावधान कर दिया जाता तो शायद आज इतनी बुरी स्थिति नहीं बनती। देखिए, हमारे समय जो हमने कुनकी हाथियों को दल लाया, प्रशिक्षित दल लाया, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट को लाया, उसकी वजह से क्षेत्रफल कम था। आज तो शहर के आसपास, रायपुर के शहर के आरंग के आसपास, पिथौरा के आसपास, इधर महासमुंद जिले में कोई जिले बचे नहीं जहाँ हाथियों का द्वंद नहीं बढ़ रहा है। इसलिए जो मैंने प्रस्तुत किया ना कि हाथियों के लिए प्रयोजन और प्रबंध का पैसा, वो पैसा कागजों में खर्च होगा। वो पैसा यदि हमारे 15 साल में खर्च होता, जबकि उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह पूरा यहाँ पर राज्य सरकार को मदद करते थे। ग्रामीण मारे नहीं जाते, राज्य सरकार की मदद करते थे। लेकिन अभी जो ये सेंट्रल पैसा गवर्नमेंट की पूरा सरकार है, पूरा वन राज्य विभाग के सरकार को भ्रष्टाचार की बिल्कुल भी भेंट में चढ़ रहा है। नहीं देती है, हाथियों बल्कि के नाम पर अधिकारी मंत्री ये मालामाल हो रहे, ये हाथियों की तरफ बढ़ रहे हैं। और आपको चाहिए कि हाथियों के द्वंद को रोके, समुचित प्रयास करें, सार्थक प्रयास करें, लेकिन न सार्थक प्रयास कर रहे हैं, न समुचित प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए वंदना जी आपको समझना पड़ेगा, हाथी के द्वंद को रोकने के लिए जो वैज्ञानिक तरीके हैं, आपने कोटवार को किट दे दिया, किट की खरीदी में भी गड़बड़ी हुई। अरे यहाँ पर 2000 के किट का आपने 22,000 रुपए से किट में खरीदी की, तो वो तो भ्रष्टाचार तभी पता चल गया। तो भ्रष्टाचार के आकट में डूबी है कांग्रेस सरकार। हाथियों को तो बख्श दो, ग्रामीण जनता को तो बख्श दो, इतना भ्रष्टाचार। चलिए ठीक है, वंदना जी, राजीव जी, ठीक है, बहुत ठीक है। आपने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए, लेकिन जरा मैं प्रथमेश जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ। प्रथमेश सर, एक चीज़ बताइए कि हम कह रहे हैं कि तकनीकों के जरिए बहुत ज़्यादा फायदा मिला है। कॉलर आईडी एक बहुत बड़ा ऑप्शन बन करके आया था, जिससे हमें हाथियों की लोकेशन और उनकी मूवमेंट के बारे में पता चलता था, और उसके बाद हम अलग अलग गाँव के अंदर जहाँ जिस तरफ हाथी जा रहे हैं वहाँ के गाँव को हम सूचित कर देते थे। तो क्या ये जो ऑप्शन था ये हमारी सरकार को ऑप्ट करना चाहिए था, किया, लेकिन ट्रायल बेस पर आगे उसको फॉलो नहीं किया। तो क्या इस पर और गंभीरता के साथ सोचने की जरूरत है, या कोई और ऑप्शन भी है, कोई और दूसरा विकल्प भी है? देखिए, विकल्प बहुत है, उनके ऊपर ईमानदारी से प्रयास होने चाहिए। कॉलर आईडी कितने हाथियों को लगी, कितने दलों में लगी है, उनके लीडर हाथियों को लगी है, इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। कॉलर आईडी काम कर रही है कि नहीं कर रही है ये इनको बताना चाहिए। सभी चीजें डिक्लेयर करना चाहिए ओपन वेबसाइट पर, और सभी जगह बताना चाहिए। और कॉलर आईडी रेगुलर लगाते रहना चाहिए, और उससे हाथियों की लोकेशन मालूम पड़ती रहेगी, और हाथी मानव द्वंद में आदमियों का मरना भी रुक सकता है। एक बात। दूसरी बात, और भी तरीके हैं। अच्छा, एक चीज में और इसमें एक सवाल और जोड़ लेता हूं प्रथमेश जी। हम कर्नाटक और तमिलनाडु का बार बार जिक्र कर रहे हैं कि वहां पर हाथियों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बाद भी ये द्वंद की स्थिति कम है। ऐसा वहां पर कौन सा मॉडल है, हम हाथियों को कैसे वहां पर मैनेज कर रहे हैं, जो कि हमें छत्तीसगढ़ में अप्लाई करना चाहिए? मैं वही बताने आ रहा हूँ कि कर्नाटक में एक प्रोजेक्ट चलता है, रिहैब, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक बाय यूजिंग बीज। मधुमक्खियों के द्वारा हाथियों से बचने का तरीका। वो गांव के आसपास मधुमक्खी पालन करवाते हैं स्पेशल प्रकार की। उन मधुमक्खी के पालन से हाथी
जो गांव में घुसते थे वे गांव में घुसना उनका रुक गया है। उस तरीके से उन्होंने बहुत सक्सेस मिली है कर्नाटक वालों को, और वही प्रक्रिया वहाँ के खादी एवं ग्रामीण उद्योग द्वारा की जाती है, असम में भी अपनाई जा रही है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को यहाँ भी अपनाया जा सकता है, जिससे ग्रामीणों को रोजगार भी मिलेगा मधुमक्खी पालन में, और हाथियों से भी बचाव होगा। ये सक्सेस टेक्निक है। सोलर फेंसिंग भी लगाई जा सकती है, जो WWF और दूसरी संस्थाएं लगवाती हैं। अच्छा, एक चीज और, हम हाथियों के स्वभाव को लेकर भी थोड़ा सा प्रथमेश जी जानना चाह रहे हैं। अक्सर हम जो ये टकराव की स्थिति देखते हैं, ऐसा क्यों होता है कि हाथी बहुत ज्यादा एग्रेशन में आ जाता है? क्या उसको खाने पीने का चीजें नहीं मिलती हैं इसलिए एग्रेशन में है, या फिर मानव की तरफ से भी, हम इंसानों की तरफ से भी उनको एग्रेशन करने के लिए कुछ ऐसी चीजें? क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार लोग हाथी आता है उसकी फोटो खींचने लगते हैं या उसके बहुत ज्यादा नजदीक चले जाते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे उसको थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। तो ये चीजें भी थोड़ा हमें समझाने की जरूरत है, जन जागरूकता की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है। दोनों चीजें जो आपने बोली हैं, हाथियों के लिए भोजन जो जंगलों में होना चाहिए वह जंगलों में नहीं बचा है। जंगलों में हम देख रहे हैं चराई भी बहुत बड़ी मात्रा में होती है मवेशियों के द्वारा, उसको रोका जाना चाहिए या स्ट्रिप करना चाहिए, जिससे घास पात और दूसरे पेड़ पौधे जो हाथियों के लिए होते हैं उस क्षेत्र में उगे। लेमरू क्षेत्र बहुत समृद्ध इलाका है हाथियों के लिए रहने की, पानी भी है वहां पर, और मैं देखा है वहाँ जंगली केले भी पहाड़ों पे और जंगलों में लगे हुए हैं जो हाथियों को बहुत पसंद है। इस प्रकार के वेजिटेशन और वहां पर जंगलों में बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे हाथियों को अगर खाने के लिए अच्छा केले हुए बांस, हरे जो पतले बांस होते हैं वो बांस और दूसरी चीजें अगर जंगल में मिलेगी तो बाहर खाने के लिए नहीं आएंगे। उनके लिए भरपूर खाने की उपलब्धता होनी चाहिए। दूसरी बात जो आपने कही अग्रेशन वाली, हम जो हाथियों को जब यहाँ गाँव में आते हैं जो तंग करते हैं, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, लोगों को समझाने की जरूरत है कि हाथी के जैसे लोकेशन मालूम पड़े उसके पास जाना दूर, उससे तो दूर हट जाए वहां से। ठीक है, घर टूट जाए। मैं जरा थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, वंदना जी के पास जाता हूँ, लेकिन वापस प्रथमेश जी मैं आपके पास लौटूंगा और जरा मैं ये भी समझूंगा आपसे और अपने सभी दर्शकों तक ये जानकारी भी पहुंचाएंगे हम कि अगर हाथी किसी ग्रामीण इलाके में या रिहायश इलाके में आ जाता है तो उस वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि जन जागरूकता के अभियान सरकार के द्वारा चलाए जाने चाहिए और चलाती भी है सरकार, लेकिन इस हमारे कार्यक्रम के जरिए भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग इस वक्त देख रहे हैं, तो उन तक भी जानकारी पहुंच पाए। मैं प्रथमेश जी आऊंगा वापस, लेकिन वंदना जी अब ये बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, लेकिन बशर्ते आपको उसमें पूरी शिद्दत के साथ काम करने की जरूरत है। मंशा साफ होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। आप आरोप मत लगाइएगा, क्योंकि उनको तो इसलिए सत्ता से बाहर किया क्योंकि बहुत सारी कमियां लोगों ने उनके अंदर देखी, इसलिए उनको सत्ता से बाहर कर दिया, लेकिन आपको उम्मीदों से इसलिए देखा है क्योंकि आपके ऊपर भरोसा। लेकिन अगर आप सही नियत के साथ काम नहीं करेंगे तो जाहिर तौर पर जनता को भी बड़ा धक्का लगेगा या नुकसान होगा। बताइए, इस पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसमें से क्या करेंगे? देखिए, कांग्रेस सरकार की शुरू से प्राथमिकता रही है वन और वन्यजीवों का संरक्षण करना, बहुत पहले से प्राथमिकता रही है। और रही बात, अब हम हर तरह के उपाय यहाँ पर हाथी के लिए कर रहे हैं और बहुत अच्छा जो उपाय आया है उनको प्राथमिकता भी दिया जाता है राज्य सरकार के पास। और रही बात, आप अगर देखेंगे कि बहुत अच्छी चीज बोल रहे थे मिश्रा जी कि अगर आप एक क्वेश्चन किए थे कि हाथी अगर आते हैं तो उनके लिए गाँव वाले, मैं खुद देखी हुई चीज को, गाँव वाले बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं और उनके सामने आजकल, क्योंकि आप देखते हैं मोबाइल में सेल्फी लेने का जो है, तो लोगों को लगता है एक दो घटना ऐसे हुआ भी है कि हम हाथी के साथ सेल्फी लेंगे। ये जागरूकता अभियान चलाने होंगे ना वंदना जी, ये जिम्मेदारी तो है ना। चल रहा है बहुत अच्छे से, नहीं वही बता रही हूँ, जागरूकता अभियान चल रहा है। यहाँ तक कि जो वन कर्मी है, आप मानेंगे कि नहीं, पूरे दिन भर पूरे रात भर अपनी ड्यूटी करते हैं और हाथी कहां पर जा रहे हैं उस पर पूरा फोकस करते हैं, और हाथी के जाने के पहले ही गांव वालों को सूचित कर देते हैं कि हाथी इस रास्ते से गुजरने वाली है, कृपया करके आप लोग बाहर ना निकले। राज्य सरकार पूरी शिद्दत से काम कर रही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इसी कारण आप देखेंगे कि जहां आप उदंती अभ्यारण्य के पास अभी हाथी गए, उधर कुछ भी जन वन की हानि नहीं हुआ, क्योंकि उधर भी लगातार वन कर्मी काम करते रहे। फिंगेश्वर की बात करते हैं, महासमुंद तरफ की बात करते हैं, सूरजपुर की तरफ बात करते हैं, तो वन कर्मी लगातार काम कर रहे हैं और जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन लोगों को भी यहाँ पर आगे आकर के देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर नुकसान होता है तो जनता की नुकसान होता है, खुद का नुकसान होता है। ठीक है, जनता को समझना पड़ेगा। राजीव जी, बहुत सारे अभियान चल रहे हैं, लेकिन उन अभियानों का असर आपको ग्राउंड पर नजर आता है?
वंदना जी कह रहे हैं कि हम जागरूक कर रहे हैं लोगों को, लेकिन जागरूक क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि उसके बाद भी घटनाएं तो हो रही हैं। जी शिवेंदु जी, वही दुखद बात है। 4 जिलों से 17 जिलों तक पहुंच गया, 5 द्वंद थे, ये 25 द्वंद तक पहुंच गया। और हाथी की संख्या आप कर्नाटक में देखिए, उससे हमसे 90 गुना ज्यादा है, उसके बावजूद भी वहां द्वंद का प्रतिशत कम है। तो ये कहीं ना कहीं पर एक बहुत एक लैकुना है, बहुत बड़ा एक वैक्यूम है। उसको राज्य सरकार को चाहिए कि गांव वालों के ध्यान रखते हुए, उनकी जान हान, उनके खेतों का ध्यान रखते हुए कम से कम उस तरफ ध्यान दे जितना ध्यान वो अपने वीआईपी क्षेत्रों में रखते हैं। ठीक है, थोड़ा इन गांव वालों को भी सुधी। ठीक है, मैं जरा जल्दी से, समय थोड़ा सा कम है, मैं जरा प्रथमेश जी को जोड़ लेता हूं। प्रथमेश सर, हाथी अगर किसी रिहायशी इलाके में आ जाए तो क्या करना चाहिए? बहुत जरूरी जो चीज हो। जी, वो पहले से ही सूचनाएं पहुंचना चाहिए लोगों तक और लोग उनसे दूर रहें, ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। सेकंड, एक बहुत जरूरी बात मैं कहूंगा कि राज्य सरकार को मॉनिटरिंग टीम में और ये पूरे प्रदेश में राजनीतिक अपने को छोड़कर निष्पक्ष और एनजीओ के लोगों को भर्ती करना चाहिए, उनकी टीम बनानी चाहिए जो इस बात की मॉनिटरिंग करे। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन एक बहुत बड़ी सीख भी है और सबक भी है और एक सलाह भी है। जितने लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं यहाँ पर, या फिर जहाँ पर हाथियों का आतंक या फिर हाथियों की मूवमेंट ज़्यादा नजर आती है, वहाँ पर आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको सबसे पहले हाथियों से थोड़ा सा दूरी बना करके रखना चाहिए, फोटो कम से कम ना खींचे, क्योंकि इसी वजह से हाथियों को ज़्यादा गुस्सा आता है और एग्रेशन का कारण हम देखते हैं, कई बार लोगों की मौत हो जाती है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।